हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस। चैप्टर 1 जो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको मैं हिंदी और मराठी दोनों मीडियम के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज मीन बाय या व्हाट इज मीन बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट करना मतलब क्या है? तो सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, उसके अंदर आपको पता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको जाए, फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिले। ये पहला पॉइंट ऐड करेंगे हम। और दूसरा जो पॉइंट होगा कि हमें क्या प्रिवेंट करना है, कुछ एक्ट लाने हैं जिससे कुछ चीजें प्रिवेंट हो। जैसे कुछ लोगों के साथ सोसाइटी में इनजस्टिस होता है, तो इसके लिए एट्रोसिटीज एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब वाला। उसके बाद प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मतलब जो लोग संख्या में कम है हमारे देश में, उनके लिए। एंड उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, जैसे एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है, तो उनके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीजें दी कि इक्वल फ्रीडम, एजुकेशन, ये सारी चीजें इनको मिले। एंड लॉज जो है वेमेन के रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वेमेन के अंडर आपको डोरी प्रोहिबिशन एक्ट डालना ही होगा। एंड डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, ये आईएमपी है, इसको प्लीज डालिए। उसके बाद जो होगा मराठी में इसका ट्रान्सलेशन, तर याला मराठीमध्ये म्हणतात व्हॉट इज मीन बाय इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिसला, की सामाजिक न्यायाची स्थापना करणं म्हणजे नेमकं काय? तर सामाजिक न्याय स्थापना म्हणजे समाजामध्ये आपण जे लोक मागासवर्गीय आहेत त्यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी भेटाव्या, त्यांना समान अधिकार, समान न्याय भेटावा, यासाठी त्यांच्यासाठी काही जागा व्हॅकंट ठेवल्या पाहिजे त्या लोकांसाठी। त्यानंतर शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब जे आहेत, म्हणजेच आपल्याला माहित आहे याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं होतं की एस सी आणि एस टी यांच्यावरती जे अन्याय किंवा अत्याचार होत असतात, त्यांना त्याच्यापासून वाचवण्यासाठी आपण काही महत्वाचे जे आहेत ते कायदे केलेले आहेत। ठीक आहे। त्यानंतर इथं याच्यामध्ये मायनॉरिटी जी असते, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, आपल्या देशामधली जी लोकसंख्या ज्यांची कमी आहे, ओके, मायनॉरिटीसाठी आपण मराठीमध्ये जो शब्द वापरतो, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेले होते मागच्या वेळेस मुस्लिम, शीख, हे जे सगळे लोक आहेत ज्यांची जनसंख्या आपल्या देशामध्ये कमी आहे, त्यांच्यासाठी आपण हा शब्द वापरतो। आणि त्याच्यामध्ये महिलांसाठी काही कायदे आपण राखीव ठेवलेले आहेत, ओके, त्यांच्यासाठीही महत्वाच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या केल्या जातात। त्यानंतर दुसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, तो आहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एंड इफ इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स गिव द रीजन फॉर दैट। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक लिव्हिंग डॉक्युमेंट की तरह देखा जाता है, ओके। तर याला आपण जिवंत एक दस्तऐवज म्हणून का बघतो आपल्या संविधानाला, त्यावरती एक प्रश्न येऊ शकतो। त्यानंतर तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो की एक्सप्लेन करा, खरं आहे की खोटं आहे। स्टेट वेदर, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लिविंग डॉक्यूमेंट एंड इट इज एक्सप्लेन, एंड दिस क्वेश्चन इज स्टेट वेदर, ओके। सो काइंड ऑफ लाइक सवाल घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आपको तो आंसर ऐसे ही करना है। जो उसका सही आंसर होगा, दोनों का आंसर सेम ही है, बस क्वेश्चन जो है घूम के आता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वेमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इसी के अंदर आप वो सारे चीजें डाल सकते हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट है, उसी के साथ साथ वेमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए उसके साथ ही डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो, जिससे कि ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले को भी आप जब आंसर लिखेंगे तो लगेगा। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर अशा कोणकोणत्या तरतुदी आहेत की महिलांसाठी एक फेवरेबल म्हणजे एक चांगलं वातावरण निर्माण करण्यासाठी, त्यांच्या फ्रीडम त्यांचं सिक्युअर झालं पाहिजे, त्यांना सेल्फ डेव्हलपमेंट त्यांची झाली पाहिजे, यासाठी आपण केलेल्या तरतुदी आहेत। तर हुंडा प्रतिबंधक कायदा, त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे त्यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे सगळ्या पॉलिटिकल गोष्टींमध्ये त्यांना जे आहे ते स्थान मिळालं पाहिजे। त्याचबरोबर यांच्यासोबत जे अन्याय अत्याचार होता, जिथं आपण पाहिलेलं होतं की डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हणजे घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, हे पण एक महत्वाची गोष्ट त्याच्या संबंधी आहे। त्यानंतर आहे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्सेप्ट। कन्सेप्ट कोणता आहे? राईट बेस अप्रोच काय असतो?
राईट बेस अप्रोच म्हणजे न्यायाच्या संबंधित जो काही अप्रोच असतो की प्रत्येकाला इक्वल अपॉर्च्युनिटीज मिळाव्या आणि त्याबद्दल तुम्हाला पूर्ण एक्सप्लेनेशन याच्यात लिहायचं. व्हॉट इज राईट बेस अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर. आपको पता है जब हम आजाद हुए तो तब का जो एज था सबको वोटिंग करने को मिलती थी, लेकिन जिनका एक 21 साल है या उससे ज्यादा है उन लोगों की. लेकिन बाद में हमने आपको पता है कौन सी अमेंडमेंट की है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड की है, उसके साथ 18 साल कर दिया. जो 21 था अब उसको घटाकर 18, जो भी कंप्लीट है या 18 से ज्यादा है वो वोट कर सकता है. तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि यंग पीपल, यंग जनरेशन वोटिंग के अंदर आई एंड ये यंग लोग इसके अंदर आने की वजह से सबको एक अधिकार मिला कि नई पीढ़ी उसके अंदर उतरी, उनको लगा कि ये नेता अच्छा है, तो ये चुनने के अंदर, चुनाव के अंदर इनका जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा. उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन. इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत की लोकशाही, ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही मानी जाती है. क्यों मानी जाती है इसके बारे में आपको लिखना होगा. क्या क्या चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली है जिससे ये बोला गया है एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस. आपको पूरा सही है तो सही क्यों है ये एक्सप्लेन करना होगा. बाकी ये पूछते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है. पता है आपको कि सेंटर के पास सारे पावर होते हैं. सेंटर से पावर स्टेट के पास पहुंचना मींस क्या हुआ, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या इसी को डिसेंट्रलाइजेशन भी हम बोलते हैं. स्टेट से कहां पे पहुंचना चाहिए, पंचायत की जगह पे. पंचायत से पहुंचेगा ग्राम पंचायत की जगह पे. ये महानगर पालिका, नगर पालिका भी आती है इसके अंदर. तो पावर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है, जिससे कि सबको ग्रो करने का मौका मिल रहा है, सबकी एक गवर्नमेंट बन रही है, बेसिक लोगों तक सारी चीजें पहुंच रही है. उसके बाद आए व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ये जो पारदर्शिता आनी चाहिए, मतलब इसके लिए हमने कौन कौन सी चीजें की है. तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा रोल इससे प्ले करता है. पॉलिटिक्स से ज्यादातर दूर रहता है, लेकिन हर बार एलिगेशन इसके ऊपर लगाए जाते हैं. रिसेंट में भी इसके ऊपर एलिगेशन चल रहे हैं. उसके साथ एक सवाल आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट किसके तरफ है, फेयर चीजें जो हो रही है. आपको पता होगा कि आजकल हम देखते हैं ये नहीं होता. पहले तो ये समझ लीजिए कि ये है क्या. तो 74 और 75 कॉन्स्टिट्यूशनल, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से हमारे यहाँ पे क्या आया है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती है, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनको एक दर्जा मिला, जिसके साथ इनको भी लाइक वी कैन से ग्रो करने का, या फिर हम बोल सकते हैं इनके यहाँ भी डेमोक्रेसी अच्छी से पहुंचे, इनके राइट्स भी सेफ रहे, या इनको भी अपने मत रखने का अधिकार मिले, इसके लिए ये सारी चीजें की गई थी. तो ये आपको सवाल आ सकता है. देन सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले आपको पता होना चाहिए है क्या. यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, याला आपण काय म्हणतो, माहितीचा अधिकार. माहितीचा अधिकार, तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की गव्हर्नमेंट काय काम करत आहे. तुम्हाला हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे कि आपकी सरकार कर क्या रही है, कि इतने पैसे इनको मिलते, ये जा कहाँ रहा है. तो ये सारी चीजें कम करने के लिए, सिक्रेसी गवर्नमेंट और पीपल के अंदर की कम करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था. उसके बाद इसी के ऊपर क्वेश्चन है सिक्रेसी के बारे में. राजेंद्र राणा को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्या ऐसा काम उन्होंने किया था, ये सवाल भी आ सकता है, अंडररेटेड सवाल है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन. वही है, आपको माहितीचा अधिकार जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में ही सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं. इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि एमवी सैट जो है ये बैक आ चुका है. 27, 28, 4th, 5th इस अक्टूबर की तारीख को होने वाला है. रजिस्ट्रेशन इसका फ्री है. इसकी आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं. इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 30th ऑफ सितंबर है. एंड इसके सेंटर्स आप देख सकते हो, पुणे में है 4 सेंटर, स्वारगेट, ऑन, सिंहगढ़, पीसीएमसी,
और बुल्ढाना अमरावती में भी इसके सेंटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो इसके साथ आपके कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जरूर। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।